10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म से पहले हम थोड़ा इससे पहले चैप्टर को रिवाइज करते हैं, जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने देखा कि कैसे वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग ने नेशन स्टेट को जन्म दिया। चलिए पहले हम नेशनलिज्म को एक बार फिर से समझ लेते हैं, आखिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ एंड द मीनिंग एंड द डेफिनेशन इज सेम। अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड, फेथफुलनेस, डिवोशन फॉर योर ओन कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और बोली जाती है, नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। तो ये दो डेफिनेशन हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म ने नेशन स्टेट को जन्म दिया। फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब है इसने लोगों की सोच बदली, लोगों की समझ बदली। उस समझ में लोगों को अपने आप को डिफ़ाइन करने की इच्छा हुई और उन्होंने ये डिफ़ाइन करने के लिए संघर्ष किया कि आखिर वो किससे बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस नेशन से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इसके लिए नए नए तरीके अपनाए अपने फीलिंग को दिखाने के लिए, जिसमें न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज़ इस एक्सेट्रा बहुत कुछ। इसको पर्टिकुलर कहा जाता है रोमांटिसिज्म। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जैसे रोमांटिसिज्म। हम देखते हैं कि ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं थी। दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत बड़ी प्रोसेस थी जो मिली। चलिए अब ये सब हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में ये सब कैसे एमर्ज हुआ और कैसे आगे बढ़ा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया के साथ साथ बहुत से ऐसे देश थे, ब्रिटिश कॉलोनी था। और ये द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो भी मॉडर्न टाइम में नेशनलिज्म की फीलिंग आई वो सभी देशों में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे। मतलब कि जो जितने भी कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ किए गए मूवमेंट्स थे, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की फ्रीडम मांगी। ठीक है, सबसे पहली बात, एक वर्ड है कॉलोनी, और कॉलोनी से निकलता है कॉलोनियलिज्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपने पास, द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म इज द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और कंट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम रिचर। हिंदी में समझाता हूँ, जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार रखता है उसके सभी रिसोर्स यूज़ करने के लिए और अपने आप को अमीर बनाने के लिए, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया हुआ था सिर्फ भारत के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने के लिए और ख़ुद को अमीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने हमारे यहाँ पर एक दबदबा बनाया हुआ था और भारत को पूरी तरीके से गुलाम बनाया हुआ था। चलो आगे देखते हैं हम। द सेंस ऑफ बीइंग oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. जब सभी ग्रुप अलग अलग, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जब सभी कम्युनिटी के लोग या अलग अलग ग्रुप सभी एक ही तरीके से दबाए जाएं तो वो उनको एक बॉन्ड जोड़ लेता है और साथ ले आता है। तो यहाँ पे बताया गया है, बट each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and the notions freedom were
नॉट ऑलवेज द सेम। बेशक जो उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको क्या कि कुचला गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, वो अलग अलग तरीके का था और उसको अलग अलग तरीके से देखते भी हैं, वर वेरिड, बट फिर भी उनकी जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे सेम होती गई। आज़ादी की मांग, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कांग्रेस, आपको पता ही है 1885 में कांग्रेस से जन्म हुआ, पर उसके बाद उतना उसका प्रभाव नहीं हुआ पर जितना गांधी जी के आने के बाद हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, दिस इज द इंट्रोडक्शन। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स द ग्रुप टुगेदर। कांग्रेस ने गांधी जी के आने के बाद सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की, जिसमें सब एक साथ मिलकर मूवमेंट कर सके और यूनिटी के साथ अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से आज़ादी पा सकें। चलिए, ये अभी इंट्रोडक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट पैराग्राफ बताता है, हमने देखा इन एन अर्लियर टेक्स्ट वी यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। इन दिस चैप्टर वी विल, ये है कि हम देखेंगे कि इसमें गांधी जी के आने के बाद कुछ मूवमेंट हुए, जिसमें पर्टिकुलर मेन मूवमेंट जो शुरू होते हैं वो 1920 से शुरू होते हैं, जिसमें हम सबसे फेमस है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम मेनली इस बुक में इन्हीं दो मूवमेंट की चर्चा करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसमें हम देखते हैं, आपका पहला पैराग्राफ बोल रहा है कि हमने जो मेनली मूवमेंट देखे गए, ये मेनली जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में देखी, जो यूनिटी हमने देखी, वो मेनली हमें दिखाई देती है 1919 के बाद। इसमें हमें कुछ न्यू सोशल ग्रुप्स दिखाई देते हैं एंड समथिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल हमें दिखाई देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपना जो मेन टॉपिक है, इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर। यहाँ पे एक वर्ड है वॉर, इसको समझना जरूरी है, आखिर किस वॉर की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से और 1918 तक चला, 1914 से 1980 तक चला, जो आपको याद रखना है। और इसका इफेक्ट भारत पर क्या हुआ और क्यों हुआ, ये दोनों चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जब भी इस टॉपिक को आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया दो ग्रुप में बट गई थी। एक ग्रुप का नाम था द एलाइड पावर और दूसरे ग्रुप का नाम था द सेंट्रल पावर। ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ थी, बट कुछ इसमें जैसे यूएसए भी शामिल था, एशिया से जापान शामिल था, वो अलग बात है, पर मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ ही थी। द अलाइड पावर्स की तरफ से जो कंट्रीज लड़ रही थी उनमें थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। एंड द सेंट्रल पावर की तरफ से जो कंट्रीज लड़ रही थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। ये ज़रूर एक बार आप लिख लें, इनका रोल आगे आएगा। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इसका रोल आएगा, आप ज़रूर लिख लें, ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाई भी आपको। चलिए, अब जैसे कि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था और एक लीडर की तरह लड़ रहा था एलाइड की तरफ से, और जैसे कि हम सब जानते हैं जब युद्ध होता है तो बहुत बड़ा इकोनॉमी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, सभी देशों के पास पैसे की कमी पड़ रही थी, इकोनॉमी लॉस हो रहा था, और वो इकोनॉमी की भरपाई के लिए अपनी कॉलोनीज़ पर प्रेशर डाल रहे थे। बेशक वो आर्मी पूर्ति हो, पैसे की पूर्ति हो, रिसोर्सेज की पूर्ति हो, सभी पूर्ति के लिए वो अपनी कॉलोनीज़ पर प्रेशर डाल रहे थे उसकी पूर्ति के लिए। और ब्रिटेन की कॉलोनी क्या कौन था? भारत। तो यहाँ हम वही चीज़ देखते हैं। द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसने एक नई इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी कर दी। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक बात, लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो बहुत ज़्यादा तादाद में
डिफेंस एक्सपेंडिचर तो होगा, खर्चा तो होगा ही, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जिसने वॉर के लिए बहुत ज़्यादा लोन लिया, जैसे यूएस से, जैसे देशों से, दूसरे देशों से बहुत सारा लोन लिया, और टैक्स को बढ़ाया उस खर्चे की पूर्ति के लिए। और टैक्स कहाँ बढ़ाएगा आप समझ सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखा कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई सामान पर, ठीक है, वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे इनकम टैक्स भी लोगों पर लगा दिया, ठीक है। थ्रो द वॉर ईयर प्राइस इंक्रीज, अब इसमें जब ये सब होगा तो हर चीज़ के सामान जो है, सामान के प्राइस डबल होंगे, बेशक वो फूड आइटम्स हो और बेशक नॉन फूड आइटम्स, सबके प्राइस बढ़ेंगे। और लगभग ये बता रहा है कि लगभग डबल हो गए, 1930 टू 1918 के बीच ये सभी प्राइस डबल हो गए, और लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और ये कॉमन पीपल के लिए बहुत ही बुरा दौर साबित हुआ। पैसे की भरपाई के लिए तो ये किया गया, टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटीज़ लगा दी गई, ठीक है, लोन लिया गया, ये किया गया। सोल्जर की भरपाई के लिए भी कॉलोनीज से ही सोल्जर लिए गए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था जो लोगों में गुस्से का कारण बना। जैसे कि विलेज वर कॉल्ड अपॉन ए सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, एक वर्ड है फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जब जबरदस्ती अपनी कॉलोनी से लोगों को आर्मी में भर्ती कराया जाता है। देखो लिखा हुआ है, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी। तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा गुस्से का कारण हुआ, ये हम रीज़न देख रहे हैं क्यों लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ गया इस युद्ध के बाद। ओके, यहाँ पे देखते हैं, then in 1819 and 2021 crops failed in many parts of India resulting in acute shortage of food। एक तो वैसे उनके पास टैक्स देकर, पैसा देकर वैसे ही पैसा ख़त्म हो गया, ऊपर से वहाँ पे क्रॉप्स फेल हो गई, क्रॉप्स फेल हो गई तो खाने को भी नहीं बचा, तो बहुत बुरी कंडीशन उनकी आ गई, ये ऐसा समय था। दिस वॉज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब देखो, खाने की कमी तो हुई, इसके साथ वहाँ पर एक इन्फ्लुएंजा भी फैल गया। इन्फ्लुएंजा जुखाम जैसा होता था लोगों में, इन्फ्लुएंजा फैल गया, जो एक बीमारी है बुरी तरह फैली, जिसमें लाखों लोग मर गए। देखो अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 तो 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, इससे अफेक्टेड हुए फेमाइन से, और फेमाइन एंड द एपिडेमिक्स, सूखा, भूखमरी बीमारी से लगभग 12 से 13 मिलियन, 12 से 13 मिलियन समझ सकते हैं कि लगभग 1,30,00,000 के आसपास लोग जो है बड़े प्रभावित हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये समय था, अब लोगों ने उम्मीद की कि चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ब्रिटिश जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी वो बिजी है, उसका भी घाटा हो रहा है, पर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा और ब्रिटिशर्स जीतेंगे तो भारत को उसका फ़ायदा मिलेगा, और वो इसी उम्मीद में बैठे थे कि उनका ये बुरा दौर है, जो हार्डशिप टाइम है, ये ख़त्म हो जाएगा, पर किंतु ऐसा नहीं हुआ। At this stage a new leader appeared and suggested a new mode of struggle, और यहाँ से एक नया लीडर शुरू हो गया, ब्रिटिश ने एक नया रुख बदला और इंडिया पर अलग से प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की सारी जो उम्मीदें थी वो तो ख़त्म हुई और उसके अलावा और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं, आपका 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। हम गांधी जी की एंट्री करते हैं, मेनली आपको इस बुक में गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है। चलो 1915 में भारत आए थे, जनवरी 1915 में भारत आए थे गांधी जी। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका where he had successfully fought
द रेसिस्ट रिजाइन विद a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। देखो मैं इसमें से आपको नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैंने आगे आपके लिए ये किया हुआ था इन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से गांधी इन साउथ अफ्रीका, यहाँ हम देखते हैं कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। इन साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। देखो यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है, इन साउथ अफ्रीका गांधी फेस डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टेड एट इंडियंस। ही वॉज थ्रोन ऑफ ए ट्रेन, ये पीटर मार्जबर्ग, आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू ए थर्ड क्लास। देखो जो एक ट्रेन था उसमें वो चढ़ गए, उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ले लिया। देखो इसमें था पीटर मार्जबर्ग आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू थर्ड क्लास कोच वाइल होल्डिंग ए वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट। उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट ले रखी थी और उनको बोला गया आप थर्ड क्लास में जाए बिकॉज यू आर इंडियन, एशियन एंड यू आर ब्लैक। उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है। उनको पीटा गया, ड्राइवर ने भी उनको पीटा, ठीक है, क्योंकि उनको एक डब्बा था जूतों का, उस पर बैठने के लिए बोला सफाई यहाँ पे हटो और अंग्रेज जो यूरोपियन है इनके लिए जगह बनाओ और इनको बैठने दो। उन्होंने मना किया गया तो उन्होंने भी उनको वहाँ पे भी मारा। यहाँ मैंने को फ़ोटो दिखाया, देखो आप देख सकते हैं कैसे इनको मारा गया है, ठीक है। और यहीं से उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का यूज़ किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह यूज़ किया और उन्होंने 7 साल लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो भारत आए 1915 में भारत आए, ठीक है। चलिए अब ये शुरू करते हैं। आप सत्याग्रह की मीनिंग देखते हैं, पहले मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य का आग्रह, मतलब फॉलो द ट्रुथ। चलिए लिख लेना अपनी बुक में। चलो फॉलो द ट्रुथ, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, बुक में दिखाई हुई है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह ऐसा है कि ये सच्चाई की शक्ति है और सच ढूंढने के लिए हमें इसके लिए अग्रसर रहना चाहिए कि सच क्या है। बताया गया, इसमें समझाया गया है कि अगर आप सही हैं, कोई कारण है और अगर आप सही हैं तो आप उसके लिए संघर्ष कीजिए। उसमें आपको फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइट करने की आपको वायलेंस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी जीत निश्चित है, बस अपनी सच्चाई पर खड़े रहिए। इसी का मतलब है सत्याग्रह। यहाँ पर लिखा गया है विदाउट सीकिंग वेंजियंस मतलब होता है रिवेंज, बिना किसी बदला लिए, और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। आराम से जीत सकता है बिना लड़ाई झगड़े के। नॉन वायलेंस मतलब होता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हिंसा के। चलिए, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑप्रेसर। कॉन्शियस मतलब होता है विवेक, आप उसके विवेक को जगा सकते हैं, उसे अपील कर सकते हैं सत्याग्रह के द्वारा कि हम सही हैं, आप गलत हैं, और उसको गलती का एहसास दिला सकते हैं। People including the oppressor had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By the struggle, truth was bound to ultimately triumph. और ये बताइए इस स्ट्रगल के द्वारा जीत आपकी निश्चित है। और महात्मा गांधी अहिंसा के धर्म में विश्वास रखते थे। वो बोलते थे कि हम इस अहिंसा के द्वारा, इस नॉन वायलेंस के द्वारा ही हम पूरे इंडियंस को जोड़ सकते हैं, इनमें यूनिटी ला सकते हैं, इनमें नेशनलिज्म की भावना बढ़ सकते हैं, देश प्रेम की भावना बढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ आपके पार्ट 1 के लिए।
इसके बाद पार्ट 2 में आपको दोबारा देखने को मिले। जब भारत में गांधी जी आ गए और उन्होंने यहाँ पे आए तो काफ़ी कहानी है इसके पीछे, आपकी बुक में इतना नहीं है। 12th क्लास में बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे, बताऊंगा नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले वो जब आए 1915 में, उनका सबसे पहला मूवमेंट था 1917 में चंपारण इन बिहार। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बताया जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। चंपारण में एक बिहार में एक जगह है जहाँ पे ज़बरदस्ती किसानों से खेती कराई जाती थी, इंडिगो की, मतलब नील की खेती, इंडिगो की खेती कराई जाती थी। और इंडिगो की खेती ऐसी होती है जिसमें अगर एक बार किसी ज़मीन पर खेती कर दी जाए तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है, उस पर दोबारा खेती नहीं की जा सकती। किसान बहुत मजबूर थे और उन पर बड़ी निर्दयी तरीके से उन पर दबाव डालकर खेती कराई जा रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बारे में सोचिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो गांधी जी चंपारण गए और उनका साथ देते हुए वहाँ पर सत्याग्रह किया। ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह था जो 1917 में किया और इसमें गांधी जी सफल रहे। दूसरा सत्याग्रह वो उनका हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन गुजरात। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखो, ये ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। 1917 में खेड़ा में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, पैदावार नहीं हुई थी, जिस कारण से वहाँ पे उन किसानों की माली हालत ख़राब थी, जिस कारण से वो टैक्स जिसे बोलते हैं उन तो उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास टैक्स देने के लिए नहीं है, कृपया हमारे लिए कुछ कीजिए। तो गांधी जी ने खेड़ा जाकर सत्याग्रह किया और उनको टैक्स माफ़ी दिलाई। ये उनका सेकंड सत्याग्रह था। चलो आगे बढ़ते हैं। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलर एंड ए प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। ये मैंने बता दिया आपको, प्लेग भी फैल गया था वहाँ पे और क्रॉप फेल हो गई थी। एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स, ठीक है, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट की बात करें तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहाँ पर एक कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किए थे। उनका तीसरा सत्याग्रह था। कॉटन मिल वर्कर्स क्या था, उनको काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, उनके काम के जो उनके पैसे थे वो बहुत कम मिले हुए थे, सैलरी बहुत कम मिलती थी, उनका मेहनताना जो लेबर थी वो बहुत कम मिलती थी और काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ही बुरी दशा में काम कर रहे थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी गांधी जी से कि हमारे लिए भी संघर्ष करें। गांधी जी ने उनके लिए भी सत्याग्रह किया और वहाँ पे भी उनको सफलता प्राप्त हुई। आज का ये टॉपिक में हम ख़त्म करते हैं। इसमें यहाँ पे ये तीनों आप देख सकते हैं, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। महात्मा गांधी 1915 में आए। He successfully introduced the idea of satyagraha, which was a novel method of mass agitation without the use of violence. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movement in various places including चंपारण बिहार एंड चंपारण जो बिहार में है, खेड़ा एंड अहमदाबाद। यहाँ पे तीनों हम देख सकते हैं जैसा मैंने बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वही है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।